दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। और आज नहीं तो कब मेहनत करोगे मेरे भाई, आज नहीं तो कब मेहनत। पहला बोर्ड एग्जाम है आपका। आपके माँ बाप का सपना है कि आप एक बेहतर रिजल्ट लेकर आओगे, फिर 12th में बेहतर करोगे, फिर अपने जीवन में बेहतर करोगे। ये जो लाइफ के 6-7 साल आपके हैं ना 10th के बाद, बहुत मुश्किल कटने वाला है। तो यार 10th में एक बेहतर नंबर लेकर आओ, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर लो, पढ़ने की शक्ति को बिल्ड कर लो, बैठने के तरीके को बिल्ड कर लो। हाँ, आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर कराने वाला हूँ। वैसे इसके ना लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करा दिया, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। ठीक है, अच्छे तरीके से मेरे भाई देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को धातु एवं में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है ना, उसका 100 उदाहरण से समझाना है। यहाँ तक क्वेश्चन है, पीला करना भूल गए हैं, चलो कोई बात नहीं। तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों में धातु में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, उदाहरण समझाना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ से हम लोग आंसर करेंगे। इसको पीला करना थोड़ा सा भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों पीला है समझ लो, मान लो। चलो, जिस तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कक्षा में यानी बाहरी की कक्षा में 1, 2 और 3 करके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वे तत्व धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 3 हो। क्लियर है? जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन तीनों के बाहरी कक्षा में इस तरह से 1 या 2 या 3 करके इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। वो बैलेंस जब आपको करके दिखाया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब निकाल के दिखाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप बनाते हो तो क्लियर हो जाएगा। आपको वैसे आता है, नहीं आता, मैं स्पेशल एक वीडियोज़ लेकर आ जाऊँगा। क्लियर है? देखो, जिन धातुओं के परमाणुओं के बाह्य कक्षा में यानी ब्राह्मी कक्षा में 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वे तत्व अधातु कहलाते हैं। जैसे कि सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। कितना रहता है? 4, 5, 6। 1, 2, 3 वाला क्या कहलाता है? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अच्छे से याद रख लेना। और 4, 5, 6 वाला सिलिकॉन कहलाता है, फास्फोरस कहलाता है और सल्फर कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्लियर तरीके से। राइट, अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत आराम तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ तक ये भी पीला है, देख रहे हो, ये भी नहीं किया गया है। कारण सहित बताइए कि धातु विद्युत की कुचालक है और अधातु विद्युत की कुचालक होती है। ये आपको क्वेश्चन दिया है और इसका आंसर बताना है। धातु के विद्युत का सुचालक होने का कारण यह है कि धातुओं के ब्राह्मतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बिल्कुल आज़ाद अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जा सकते हैं। इस कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इसलिए धातु क्या होती है? विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है ना? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक ना, इसमें हम लोगों ने क्या जाना? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखो। अधातुएं के विद्युत का कुचालक होने का कारण यह है कि अधातु के ब्राह्मतम कक्षा में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। याद रखना, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते मेरे भाई। क्लियर है ना? चलो, अधातुएं के इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, क्योंकि मुक्त अवस्था में नहीं है तो ये नहीं जा सकते। इसी कारण अधातुएं विद्युत के कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? कुचालक। मेरे भाई एक चीज़ याद रखना, अपनी ज़िंदगी में इस तरह से पढ़ाई करना, इस तरह से ना कि आपके मोहल्ले वाले जल उठें, आपके पड़ोसी जल उठे, आपके अगल बगल वाले को आपसे थोड़ी सी ना इचिक होने लगे, प्रॉब्लम्स होने लगे। इस तरह से पढ़ाई करो कि मेरा लड़का नहीं पढ़ रहा है, वो फलाना का लड़का कैसे पढ़ रहा है, कैसे सारी चीज़ें कर रहा है। तो इस तरह से हमें मेहनत करनी है। क्लियर है? सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ, सारी चीज़ नोट्स वोट सब चीज़ तो यूट्यूब पर ही डाल रहा हूँ। बाकी 99 रुपये आप एप्लीकेशन पे खर्च कर सकते हो। ऐप पे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अपना MK ऐप है। 99 रुपये में साइंस का पूरा कोर्स मिल जाएगा और आराम से नंबर फोड़ दोगे 80 में 80। धातुओं के किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करना है। धातु के कोई 3 गुण के बारे में बताना है। पहला गुण है, धातुएं प्राय विद्युत के सुचालक होती हैं। दूसरा, धातुएं के घनत्व उच्च होते हैं, है ना, और धातुएं के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है ना, द्रव्यणांक। चलो, आधा न के जगह पे यहाँ कहीं कहीं बिंदु भी देता है, न नहीं देता, है ना, तो इस तरह से भी लिखाता है और इस तरह से।
ठीक है मेरे भाई, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होती है, पहला हमने बताया कि सुचालक होती है, दूसरा घनत्व इसका ज़्यादा होता है, और तीसरा हमने बताया कि द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है यानी कि उच्च होता है। तो हमें मात्र 3 गो गुण के बारे में बताना था, जो हमने 3 गो गुण बता दिया। तो इस तरह से हम नॉर्मली हम लोग पढ़ाई करेंगे, नॉर्मली चीज़ों को समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। चौथा नंबर के सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, और चौथा नंबर का सवाल कुछ इस तरह से है, अधातुओं के किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करें। अधातुओं के किन्हीं 3 गुणों के बारे में आपको उल्लेख करना है। तो अधातुएं प्राय विद्युत के कुचालक होती हैं, है ना, याद रख लेना। पहला, इसका जो घनत्व होता है निम्न होता है यानी कम होता है, और अधातुएं के द्रव्यमान और क्वथनांक भी क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। उसमें इसका जस्ट अपोजिट था धातु में, है ना, इसका जो घनत्व होता था ज़्यादा होता था, है ना, द्रव्यमान और क्वथनांक ज़्यादा होता था। इसमें सुचालक था, किसमें, धातु में। लेकिन इसमें देखो सब उल्टा, कुचालक कम और कम। क्लियर ना। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 5 नंबर का सवाल है, और ध्यान से देखिएगा। जास्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबा को विस्थापित कर देता है, किंतु तांबा जिंक सल्फेट के विलयन से जास्ता को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्यों? यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। क्लियर ना, क्लियर ना मेरे भाई। अब देखो आंसर यहाँ पर, Zn और प्लस CuSO4 अगर आप कर रहे हो तो ZnSO4 प्लस Cu दे रहा है। इसका कारण यह है कि इस जस्ता कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? जस्ता से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, किंतु Cu प्लस ZnSO4 बराबर क्या दे रहा है, ZnSO4 प्लस Cu दे रहा है। कहने का मतलब है इसका कारण यह है कि कॉपर जस्ता से कम अभिक्रियाशील है। समझ में आ गया ना। देखो जस्ता जो है कॉपर से, यानी कि जस्ता जो है, आराम से बताता हूँ, है ना, लिख के, मान लो J से जस्ता है, C से कॉपर है, तो जो जस्ता है ना, कॉपर से क्या है, ज़्यादा है, और इसमें क्या है, कॉपर, इसमें क्या कर रहा है, कॉपर जस्ता से कम है ना, इसमें कॉपर जस्ता से क्या है, कम है। क्लियर है ना मेरे भाई। चलो, तो अच्छे से बस आप वर्ड पे गौर फरमाना, आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएगी। तो इसका आंसर आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। एक उल्टा, है ना, जस्ता कॉपर से अधिक है और इसमें कॉपर जस्ता से कम है, वही बात है। ठीक है, चलो अगला सवाल के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करना है। किसमें? धातु और अधातु में, भौतिक गुण के आधार पर। तो मान लो भौतिक गुण के आधार पर मैंने धातु को एक तरफ कर दिया और अधातु को एक तरफ कर दिया। सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, सारी चीज़ें मैं देता हूँ, एकदम ईमानदारी पूर्वक देता हूँ, ठीक ना। पहला पॉइंट है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक होता है, और इसका पहला पॉइंट, जबकि इसमें कोई चमक नहीं होता, यानी अधातु में कोई चमक नहीं होता, नहीं चमकता, लेकिन धातु चमकता है। दूसरा, धातु प्राय विद्युत धनात्मक होती है और यह प्राय विद्युत ऋणात्मक होती है। वो धनात्मक होती है और ये क्या होती है, ऋणात्मक। क्लियर है ना। चलो, धातुएं प्राय विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है और ये क्या होती है, कुचालक होती है। क्लियर ना मेरे भाई, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा है, उम्मीद करता हूँ आपको तीनों पॉइंट याद हो गया होगा। जब मैं चीज़ें बताता हूँ ना, तो ट्राई किया करो कि इसी समय 2-3 बार बोल लो, ताकि आपको याद हो जाए, फिर आगे आप अच्छे से करो। धातुएं साधारण ताप पर प्राय ठोस होती हैं। क्या होती हैं? धातु जो होती है साधारण ताप पे, अगर नॉर्मल इसको टेम्परेचर मिल रहा है तो ये क्या होती हैं, ठोस होती हैं। ठीक है। और अधातुएं साधारण ताप पर ठोस या गैस होती हैं। क्लियर है? क्या होती है, ठोस होती है, सॉलिड या गैस होती है। क्लियर ना। चलो, धातु का घनत्व उच्च होता है, धातु का घनत्व यानी ज़्यादा होता है, जबकि इसका घनत्व निम्न होता है, यानी कि क्या होता है, कम होता है। अधातु का, धातु का घनत्व ज़्यादा होता है लेकिन अधातु का घनत्व कम होता है। तो मैंने टोटल आपको 5 पॉइंट बता दिए। अब इन 5 पॉइंट में आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। क्लियर है। चलो आगे देखो ध्यान से, ठीक ना। रासायनिक गुण के आधार पर दोनों में अंतर बताता हूँ, क्योंकि दोनों में अंतर आपको बताना था। तो रासायनिक गुण के आधार पर एक तरफ मैंने धातु को अलग कर दिया और दूसरी तरफ अधातु को अलग कर दिया। मान लो बीच में चिन्ह है। चलो, धातुओं के परमाणु जो घनायन होते हैं वो बनाते हैं, और अधातु जो है परमाणु को ऋणायन बनाते हैं, यानी कि निगेटिव का और ये पॉजिटिव का। क्लियर है ना। याद रहेगा अच्छे से, पहला पॉइंट याद हो गया होगा, 2 बार बोलो याद हो जाएगा। धातुएं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। भास्म आपको पता है और अम्ल आपको पता है, आप पढ़े हो ना। चलो, मैंने तो अच्छे से पढ़ाया था आपको दूसरा चैप्टर। क्लियर ना मेरे भाई। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। 2 पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ दोनों पॉइंट अभी तक आपको याद हो गया होगा। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसका। क्लियर है। चलो देखो,
धातुएं सामान्य हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती हैं, यानी मिलती नहीं हैं, और अधातु हाइड्रोजन के साथ संयोग करके संयोजक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? संयोजक बनाती हैं। और चौथा पॉइंट है कि धातुएं अवकारक होती हैं और अधातु ऑक्सीकरण होती है। क्लियर ना मेरे भाई? सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर ना? अगला सवाल देखो, और मुझे पता है कि आप अपने एक के दोस्त ले इस चैनल को सब्सक्राइब कराओगे, बताओगे उनको, है ना, इस चैनल के बारे में। क्लियर है ना? वैद्युत अपघटन विधि से धातु का शोषण किस प्रकार किया जा सकता है ना? शोषण या शोषण किस तरह से किया जा सकता है मेरे भाई, आपको बताना है। चलो इसका आंसर देखते हैं। इस विधि द्वारा तांबा, जिंक और टिन, निकेल और सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम आदि धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। किसको किसको इस अपघटन विधि द्वारा? याद रखना, अपघटन द्वारा किस किस को हम लोग, है ना, अच्छे तरीके से प्राप्त करते हैं शुद्ध रूप में। तो तांबा को, जिंक को, टिन को, निकेल को, सिल्वर को, गोल्ड को और एल्यूमिनियम को। ये ऐसे हमारे धातु हैं जिसे हम लोग शुद्ध के रूप में पाते हैं अपघटन विधि का प्रयोग करके। क्लियर है? आगे चलो, आगे देखो, मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर ना? इसमें अशुद्ध धातु को एनोड, शुद्ध धातु को, प्लेट को कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, अशुद्ध को, है ना, किसमें? एनोड पर, और शुद्ध को कैथोड पर। इतना याद रखना, शुद्ध को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। धातु के एक लवण का बिलियन वैद्युत के अपघटन का कार्य करता है। किसका? वैद्युत अपघटन का कार्य करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने में एनोड से शुद्ध धातु निकलकर बिलियन में जाता है, और बिलियन में से उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। क्लियर ना? किस पे? कैथोड पे एकत्रित हो जाता है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। विलय अपद्रव्य विलयन में से चले जाते हैं, जबकि अवलय अद्रव्य एनोड के नीचे पेंडी में एकत्र हो जाते हैं। नीचे आके जो पेंडी होता है उसमें सारे एकत्र हो जाते हैं। क्लियर? 8वां सवाल मैं आपको करा देता हूँ, हबड़ाना बिल्कुल भी मत, सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से करना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आएगा। हो सके तो बैठ के नोट्स बनाया करो। वैसे किन्हीं 3 अधातुएं ऑक्साइडों के नाम लिखें जो अम्लीय होते हैं। जल के साथ ऑक्साइडों में अभिक्रिया कैसे होती है? देखो ध्यान से देखोगे चीज़ें समझ में आएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिसको हम CO बोलते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और नाइट्रिक अम्ल को हम NO बोलते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? याद रखना, अम्लीय ऑक्साइड किसके साथ संयोग करती है मेरे भाई? बताओ। धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं, संयोग करती हैं और अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। फिर ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बना देता है। किसमें? जल में घुलता है तो अम्ल बनाता है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया ना? एक बार खुद से भी बोलो, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर ना? चलो इसमें और 2 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ की। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाता है तो देखो, C+O2 मिला तो CO2 बन गया। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। H2O + H2CO3, ये भी क्या है? कार्बोनिक अम्ल है। ठीक है, तो इस तरह से ना इसका चलो कोई नहीं, एक एग्जाम्पल बहुत है, मैं आपका टाइम पास नहीं करूँगा बीच में छिछड़ाई करके, है ना। देखो 9वां क्वेश्चन है, अयस्कों के सांद्रण से आप क्या समझते हैं? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण आप किस विधि द्वारा करेंगे? तो इसमें बस विधि पूछ दिया है कि आप किस विधि द्वारा करेंगे। अयस्क में विद्यमान यानी कि प्रेजेंट अपद्रव्य को दूर करना अयस्क के सांद्रण कहलाता है। क्लियर ना? ये तो आपको याद होगा मुझे लगता है, अगर नहीं याद हुआ तो याद हो गया होगा अब तक। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, इसके पूरे डिटेल वाले हम लोग आंसर को देखते हैं। क्लियर? चलो देखो ध्यान से, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम फेन प्लम विधि द्वारा करेंगे। किस विधि? प्लवन विधि द्वारा, सॉरी, किस विधि द्वारा? प्लवन विधि द्वारा हम लोग करेंगे। इस विधि में हमें सर्वप्रथम अयस्क से भारी चूर्ण का जल से भरी एक टंकी में डालते हैं। किसमें? एक चूर्ण से भरा हुआ टंकी होता है, उसमें हम डालते हैं। तब पश्चात यानी उसके बाद उस जल में थोड़ा तेल डालकर वायु प्रवाह द्वारा जल को खूब आयोडीन किया जाता है। क्लियर? विलय अपद्रव्य जल में घुल जाते हैं। विलय जो होते हैं किसमें? द्रव्य में, जो द्रव्य है उसमें घुल जाते हैं, लिक्विड में। और अयस्क के हल्के कण फेन के साथ जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। फेन को समाप्त करने के लिए उसमें थोड़ा अम्ल मिलाया जाता है। फिर सांद्रित अयस्क को छानकर सुखा दिया जाता है। इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो विधि आपका पूछ रहा था।
तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से इसका जो आंसर है समझ में आया होगा, वरना एक बार और पढ़ सकते हो वीडियोस को रोक के, क्लियर ना, या पीछे जाके मेरी बात एक बार और सुन सकते हो। 10वां नंबर का जो आपका सवाल है मेरे भाई, अयस्कों के निस्तापन और भर्जन से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर बताना है। देखो ध्यान से पहले बताता हूँ, एक तरफ निष्पादन हमने लिख लिया है और एक तरफ हमने भर्जन लिख दिया है, दोनों में अंतर बता दिया है। पहले उससे पहले देख लो, अयस्कों को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म कर धातु उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निष्पादन कहलाती है। क्लियर ना, तो इस निष्स्थापन को हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट देख लो, इस प्रक्रिया में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, किसमें, निष्पादन में, और इस प्रक्रिया में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्लियर है ना मेरे भाई, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें पूछ रहा था अनुपस्थिति में, यानी कि प्रेजेंट नहीं रहेगा तब, और इसमें कह रहा है कि उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, वरना आप यार कंफ्यूज हो सकते हो कि एक ही तरह से दोनों है। नहीं, निष्पादन और भर्जन हम लोग कर रहे हैं, है ना। इसके पहले पॉइंट को हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट देखो, यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि यह सल्फाइड के लिए प्रयुक्त होता है। क्लियर ना, एक इसके लिए ऑक्साइड के लिए और कार्बोनेट के लिए, और एक सिर्फ किसके लिए, सल्फाइड के लिए, है ना। क्लियर है, चलो आगे हम लोग देखते हैं मेरे भाई। मैंने 2 पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से बता दिया, क्लियर ना। चलो अगला है कारण बताना है, जो क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या बताना है, कारण बताना है, ठीक ना। पहला सवाल है, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। बिल्कुल सही है, सोना और चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। सोना और चांदी का उत्कृष्ट धातु है, एक उत्कृष्ट धातु होती है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है सोना या चांदी कौन धातु है, उत्कृष्ट धातु। ये आधातवर्ध तथा तन्य होती हैं, यानी कि इसे हम जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं। ये लंबे समय तक वायु, जल और अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती है, यानी कि उसके कॉन्टैक्ट में आगे चितियाती उतियाती नहीं है। ये ऑक्सीजन से इसकी बंधक काफ़ी कम होती है ना, मतलब ऑक्सीजन से बनती इसकी कम है थोड़ी सी, ठीक है। चलो, इसके कारण ऑक्सीजन तथा ना जो नमी होता है, हवा में पानी जो होता है, उसकी अभिक्रिया नहीं कर पाती है ना, उससे अभिक्रिया नहीं कर पाती है, तो सोना पीला नहीं होता। पीला तो होता है, मतलब चीती टाइप से उसमें नहीं लगता, एकदम जैसा होता है वैसा खारा दिखाई देता है। ये लंबे समय तक अपना चमक बनाए रखते हैं। इन्हीं कारणों के कारण सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है, वरना इंसान लोहा भी पहन लेता अगर उस मतलब टिकता, उसमें जंग नहीं लगता, वो चमकदार होता, समझ रहे हो। तो जो चमकदार है, जो लंबा टिक सकता है, तो इंसान ने उसे आभूषण के रूप में बना दिया, और इसलिए वो क्या हो गया, महंगा हो गया और बहुत कम मिलता है। हर इंसान चुरा चुरा के औरत लड़की रखी है ना, सोना को पहनने के लिए, और उन्हीं के कारण महंगा हो गया। सोडियम धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, सोडियम धातु को हम लोग किरोसिन में डुबा के रखते हैं। क्यों? सोडियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया इतनी तीव्र रूप से होती है, यानी जैसे ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा ना, बहुत तेज रिएक्शन करता है, ठीक है। वायु में इन्हें खुला छोड़ देने पर ये जलने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? जलने लगती हैं, हवा के कांटेक्ट में आते हैं। इसी कारण सोडियम धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ताकि अचानक कोई भी दुर्घटना ना हो। क्लियर है ना? जैसे हवा के संपर्क में आएगा सोडियम धातु, तो पता है ना क्या होने लगेगा। क्लियर, अभी मैंने बताया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे भाई कि अच्छे से कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ाई करोगे, समझ समझ के करोगे, तो बहुत मज़ा आएगा। और मैं एक एक पार्ट को तो बेहतर तरीके से बता रहा हूँ, बेहतर ढंग से बता रहा हूँ। इसमें तीसरा पार्ट है, एल्युमिनियम के अतिक्रियाशील होने के बावजूद इसका उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर ध्यान से सुन लो। एल्युमिनियम का हम लोग है ना, अतिक्रियाशील होने के बावजूद भी एल्युमिनियम अतिक्रियाशील होता है, फिर भी इसका उपयोग हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं। ध्यान से सुनो क्यों। एल्युमिनियम एक शक्तिशाली एवं सख्ती धातु है, यानी कि बहुत कठोर धातु है, ताप एवं उष्मा का चालक है, लेकिन ये अति अभिक्रियाशील है, इसमें जंग नहीं लगती है। इन्हीं कारणों के कारण एल्युमिनियम का उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। क्लियर ना? अच्छे से समझ में आ गया। उसमें लाइन मत देख के देखना, लाइन ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर ना? तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक और है, चौथा पार्ट का इसमें क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से, है ना। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मलिन पड़े तांबे के बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है। जैसे नींबू डाल के मलिन जो बर्तन होते हैं ना, मलिन पड़े मतलब गंदे पड़े, काले काले पड़े बर्तन जो हो जाते हैं, उसमें आप नींबू डालोगे या
क्या डालोगे, इमली के रस डालोगे तो वो साफ हो जाएगा। तांबे के बर्तनों की सतह पर एक हरे रंग की परत बैठ जाती है, हरा हरा परत बैठने लगता है। तो हरे रंग की परत कॉपर कार्बोनेट होती है। वो क्या होती है, कॉपर कार्बोनेट होती है। जो हरा परत पड़ जाता है ना बर्तन उर्तन में, तो उसको हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। जो भास्मिक होती है, कैसी होती है, जो भस्म होती है। तथा नींबू या इमली के रस से सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और इमली के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। जो अम्लीय होता है, क्या होता है, जो अम्लीय होता है, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके उदासीन बना देते हैं, जिससे तांबे का जो हरापन होता है वो मेरे भाई गायब हो जाता है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर मान लो कोई बर्तन में हरा कलर चढ़ रहा है तो हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, इमली के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और नींबू का, जिससे उसका जो हरापन है वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल है जो कि 12 नंबर का सवाल है कि उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और यह बताएं कि गैसें अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे एक स्पेशल वीडियोस आपको मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ देख लो, एक तरफ मैंने तत्व लिख रखे हैं, जितने भी तत्व हैं, और एक तरफ परमाणु संख्या उसका कितना होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ठीक है। तो हीलियम होता है, हाइड्रोजन हीलियम 2 तो 2 का इसका दे दे परमाणु संख्या, और 2 इसका विन्यास भी होता है। क्लियर ना। नियोन कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, है ना। तो 10 पे न्यून आता है, तो 10 इसका हो गया परमाणु संख्या, और 2 और 8, है ना। ये ऑक्टेट कैसे पूरा करता है, 2 8 8 18, है ना। तो इस पे 2 8 8 18 पे बनता है मेरे भाई। तो इस पे क्लास 10th में पढ़ता है। वैसे 32 भी होता है, तो इतना तक आपको बनाने के लिए एग्जाम में आता है। इसके अंदर से आप ऑक्टेट को पूरा करते हो इसके, है ना। देखो 10 पूरा कर दिया, 2 और 8 को ले लिया, पूरा हो गया। अगर मान लो 18 पे हमारा आर्गन आता है, क्या आता है, आर्गन, तो 2 हो गया, फिर 10 8 हो गया, यानी कि 10 हो गया, 2 8 और 8 जोड़ दिया तो 18 हो गया। तो 18 तक आपको दिखा दिया था। आगे देखो दिखा देता हूँ। जो क्रिप्टन होता है 36 पे होता है, ठीक ना। तो 2 8 10 हो गया, 10 18 और फिर 8, है ना। तो इस तरह से चल रहा है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये किस पे लंबा हो गया है और उतना आप टिक नहीं सकते। जेनॉन का देख लो 54 होता है, तो 2 8 18 18 8, ठीक है। तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, 32 के अंदर से ले रहा है, 2 8 18 18 32। क्लियर है ना। इस पे बन रहा है 2 8, है ना, 18 18 और 32। तो इस तरह से इस पे हमारा जो है ए बन रहा है। क्लियर। 86 वाला देख लो, 2 8 18 32 और फिर 18 फिर 8। तो इस तरह से ऑक्टेट को पूरा होता है ना। ये चीज़ें मैं आपको स्पेशल करके बता दूंगा, टेंशन मत लो, वरना आप बहुत कन्फ्यूजन में रह जाओगे। देखो, उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के सेल इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए होते हैं, इसी कारण एक दूसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। याद रखना, है ना, भरे हुए होते हैं इसलिए दूसरे परमाणु के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के, है ना, अष्टक पूर्ण होने के कारण ये अस्थायी होते हैं, यानी कि जो ऑक्टेट होता है, ऑक्टक होता है, उसका पूरा हो जाता है लेन देन करने वाला, इसलिए उत्कृष्ट गैसों में अभिक्रियाशील होती हैं। इसलिए जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो कैसी होती हैं, अभिक्रियाशील होती हैं। क्लियर। इतना आपको समझ में आ गया आपका। 13 नंबर का सवाल अच्छी तरीके से देख लो कि 13 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, रासायनिक बंधन किससे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। चलो ध्यान से देख लो। ये तो 2 प्रकार के होते हैं। वह रासायनिक बल जो किसी अणु या परमाणुओं के साथ बांध रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। यानी कि जब एक बॉन्ड बना देता है तो रासायनिक बंधन कहलाता है। किसके साथ, परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी बांध बनाता है। क्लियर ना। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, पहला विद्युत संयोजन बंधन और दूसरा असंयोजन बंधन। अच्छे से याद रख लेना, एक वैद्युत संयोजन और एक सहसंयोजन, है ना, 2 गो, विद्युत संयोजन और एक सहसंयोजन। 14 नंबर का सवाल है कि वैद्युत संयोजन जो बंधन होता है मेरे भाई, वो क्या होता है और यह कैसे बनता है ना। देखो ध्यान से, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत आसान है, ठीक है। 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में या अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को विद्युत संयोजन बंधन हम लोग कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं, 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को हम लोग विद्युत संयोजन बंधन कहते हैं। यह बंधन तब बनता है जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, जब एक बंधन जब बनता है जब 2 परमाणु के बीच में एक क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो क्लियर है मेरे भाई, अच्छे से आपको 14 का आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक ना। 15 नंबर का सवाल है, एक एक सवाल को निचोड़ दूंगा,
है ना, बिल्कुल भी रिलैक्स रहा करो। सहसंयोजन बंधन से क्या समझते हैं, उससे बने प्रक्रिया का उल्लेख करें। क्लियर ना, ध्यान से देखो। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, यानी कि बंटवारा करते हैं, तो अष्टक पूरा करते हैं, क्या अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, जब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन, है ना, सहसंयोजन बंधन कहलाता है। तो उसी को हम लोग सहसंयोजन बंधन कहते हैं। जिसे हाइड्रोजन अणु की बात कर रहा है, इससे बना हुआ, जिसे एक तत्व हो गया मान लो हाइड्रोजन, और इसका परमाणु संख्या 1 है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसका क्या होता है, 1 होता है। तो बोल रहा हूँ ना कि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको सिखा दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। हाइड्रोजन को दिखाई दिया तो डबल बॉन्ड बनाता है तो H2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1 होता है। चलो अगला जो 16 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से सहसंयोजन बंधन बनने की प्रक्रिया का उल्लेख करें। HCl, CCl4, CH4, O2 और Cl2 का। ध्यान से देख लो, एक तरफ तत्व हमने लिख दिया, एक तरफ परमाणु संख्या, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निकालना आपको सीखना होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 पे परमाणु संख्या नहीं, 1 पे हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पढ़ते हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होता है। और Cl है जो 17 पे आता है क्लोरीन, इसका 2, 8 और 7 होता है, 2, 8, 10 और 10, 7, 17। क्लियर ना, इस तरह से ये बॉन्ड बनाता है H और Cl आपस में, है ना, डबल बॉन्ड, तो HCl बन जाता है। फिर दूसरा देख लो, आपको दूसरा इसमें 2-3 एग्जांपल्स हैं, जो भी क्वेश्चन कह रहा है, देखो कितना कह रहा है, HCl कह रहा था, Cl4 कह रहा है, CH4, OH2, तो सब के बारे में हमें बताना है। क्लियर है, एक बार शॉर्ट में फटफट ले लो। दूसरा क्या था, है ना, कार्बन के बारे में बताना था। 6 होता है परमाणु, यानी 6 नंबर पे कार्बन आता है, उसका 2 और 4 हो जाएगा, 6 पूरा हो गया। क्लोरीन 17 पे आता है, 2, 8, 10 और 7, 17। क्लियर ना मेरे भाई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तीसरा कह रहा था कार्बन के बारे में, कार्बन 6 पे आता है परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 1 पे आता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1 ही रहेगा। और चौथा देख लो, परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक 2 और 6। क्लियर, और तत्व क्लोरीन का 17 होता है, तो 2, 8, 10 और 7, 17। इस तरह से ऑक्टेट के आधार पर ले रहा है कितना लिया जाता है। अगला सवाल हमारा आ गया, 17 नंबर का सवाल है, और इसे हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। आयनिक और सहसंयोजन यौगिक की विभिन्नताओं का वर्णन करना है, यानी कि अलग अलग होते हैं ना अंतरों को। जैसे एक तरफ हमने आयोनिक ले लिया और एक तरफ हमने सहसंयोजन ले लिया। आयनिक के पहले पॉइंट क्या कर रहा है, ए इलेक्ट्रॉन के पूर्ण हस्तांतरण के फलस्वरूप बनते हैं, ए इलेक्ट्रॉन के पारंपरिक साझा के फलस्वरूप बनते हैं। क्लियर है मेरे भाई। दूसरा पॉइंट देख लो, ए आयनों से बने होते हैं और ए उदासीन अणुओं से बने होते हैं। ठीक, आयन से बने होते हैं और ये उदासीन अणुओं से बने हुए होते हैं। क्लियर। तीसरा पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, जितने भी मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको याद करके चलनी है। क्लियर। ये मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, ये प्राय ठोस या द्रव्य होते हैं। अगला पॉइंट, इनके द्रव्यणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं यानी ज़्यादा होते हैं, और इनके द्रव्यणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं यानी कि कम होते हैं, और इसके क्या होते हैं, उच्च होते हैं यानी कि ज़्यादा होते हैं द्रव्यणांक और क्वथनांक। चलो आगे और क्वेश्चन है क्या? अब क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, पूरा क्लियर हो गया है ना। तो 17 क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कराए। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। एंड आप लाइक करोगे मेरे भाई, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, अपने दोस्तों को बताओगे, 1 या 2 दोस्त जोड़ोगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ ना, पापा ले बोलो, भैया से बोलो कि 99 रुपया का कोर्स ले दो साइंस का। क्या ले दो? 99 रुपया का कोर्स ले दो साइंस का, जिससे हम लोग एक बेहतर नंबर फोड़ पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ मज़े से आप लोग पूरा करोगे मेरे भाई। सो थैंक यू वेरी मच। मन लगा के पढ़िए, बाकी आपका भाई संभाल लेगा। क्लियर ना, सारी चीज़ें दे देगा। सो आगे की वीडियोज़ में सिर्फ ऑब्जेक्टिव बचा है जो कि याद जाएगा। प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो और धातु अधातु का पूरा देख लो। बेस्ट ऑफ लक।